हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है फायर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स। तो ये फायर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, ये मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूंगा। शुरू करने से पहले दो बातें बता दूं। पहली बात कि इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। नंबर टू, अगर आप ये वीडियो एआई वॉइस में सुन रहे हैं तो आप वीडियो की सेटिंग्स में जाके मेरी ओरिजिनल वॉइस सुन सकते हैं। तो चलिए इंट्रोडक्शन लिखते हैं इस चैप्टर का। फायर इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट डिस्ट्रक्टिव रिस्क टू द प्रॉपर्टी। ये तो आपको पता है, आग लगने से भाई सबसे पुराने टाइप का रिस्क है। आग लगने से सब कुछ खत्म हो सकता है आपका। फ्रॉम एंशियंट सिविलाइजेशन टू मॉडर्न सिटीज, अनकंट्रोल्ड फायर्स हैव कॉज्ड मैसिव लॉस ऑफ प्रॉपर्टी एंड लाइफ। ये जो अनकंट्रोल्ड फायर है, पुराने ज़माने से लेकर नए ज़माने तक की बात करें तो ये जो अनकंट्रोल्ड फायर्स आ जाती हैं, इनकी वजह से लाइफ एंड प्रॉपर्टी को काफ़ी नुकसान होता है। इवन अमेरिका जो इतना डेवलप्ड है, उसको फायर से इतना नुकसान हो जाता है। In commercial and residential contexts, the financial consequences of the fire damage कैन बी डेवास्टेटिंग। तो जो फायर है उसके तो जो परिणाम है या फिर जो असर है वो तो डेवास्टेटिंग होते ही हैं। टू सेफगार्ड अगेंस्ट सच लॉसेस, फायर इंश्योरेंस प्लेज अ क्रिटिकल रोल। तो इन सब से बचने के लिए, आग से बचने के लिए फायर इंश्योरेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। A fire insurance contract is a legal agreement whereby the insurer agrees to indemnify the insured for loss or damage caused by fire or related perils in exchange for a payment of premium. तो फायर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा लीगल एग्रीमेंट है बिटवीन इंश्योरर एंड इंश्योर्ड, जिसमें इंश्योरर प्रॉमिस करता है कि अगर आप मुझे टाइम टू टाइम प्रीमियम देते रहते हो तो मैं आपके जितने भी लॉस हैं उनको इंडेमनीफाई कर दूंगा, मतलब आपको कंपनसेट कर दूंगा। आपको लॉस नहीं होगा, जितना नुकसान होगा उसको कंपनसेट कर देगा इंश्योरर, मतलब इंश्योरेंस कंपनी। द एम इज नॉट टू मेक प्रॉफिट फॉर द इंश्योर्ड but to restore them to the same financial position by same financial position they occupied before the loss occurred. मेन मकसद फायर इंश्योरेंस का प्रॉफिट कमाना नहीं है। मेन मकसद फायर इंश्योरेंस लेने का ये है कि जिस पोजीशन में आप आग लगने से पहले थे उसी पोजीशन में आपको फिर से दोबारा लाया जा सके। ठीक है, तो ये कंपनसेशन का तरीका होता है। फायर इंश्योरेंस पॉलिसी या कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी कंपनसेशन के लिए होती है, ना कि प्रॉफिट कमाने के लिए। अब आ जाता है नेचर ऑफ अ फायर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। Fire insurance contracts possesses certain fundamental characteristics. Number one, contract of indemnity. वही बात मैं दोबारा दोबारा कर रहा हूँ। The insurer compensates only for actual loss up to the insured amount. The insured cannot claim more than the actual loss. जितने की आपने पॉलिसी ली है उतना ही पैसा आपको मिल सकता है। अगर आपका सामान जल गया है तो आपको उससे ज़्यादा पैसा नहीं मिलेगा। मतलब इंश्योरेंस कंपनी आपको, ये जो फायर इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ये इंडेमनिटी के हैं, मतलब जितना लॉस हुआ उसी को कंपनसेट किया जाएगा। ना कि आप लॉस हुआ और आपने कह दिया बढ़ा चढ़ा के लॉस इतना हुआ है और आपको ज़्यादा पैसे मिल गए, तो वो फ्रॉड हो जाएगा एक टाइप का। समझ गए बात? तो वो भी आपको मुंह उठा के वैसे पैसे नहीं देंगे, अपना सर्वेयर भेजेंगे और देखेंगे कि कितना एक्चुअल लॉस हुआ आपका। नेक्स्ट, तो इसमें बेसिकली यही कहा जाता है फर्स्ट पॉइंट पे कि जितना लॉस हुआ है उसी को कंपनसेट किया जाएगा। आपको वही पोजीशन में लाया जाएगा जिस पोजीशन में आप फायर होने से पहले थे। ठीक है। नेक्स्ट, कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट। पेमेंट इज सब्जेक्ट टू द फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशंस मेंशन्ड इन द पॉलिसी। तो पेमेंट तो करनी है, मगर जो टर्म्स एंड कंडीशंस है पॉलिसी के उनको फॉलो करना है। अगर उनको फॉलो नहीं किया तो फिर आपको पैसे नहीं मिलेंगे, कंपनसेशन नहीं मिलेगी। नेक्स्ट, पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट। The policy is between the insurer and the insured based on the insured's interest in the property। कि जो इंश्योर्ड पर्सन है उसका पर्सनल इंटरेस्ट होना चाहिए प्रॉपर्टी में। ठीक है, आप किसी और के घर को थोड़ा ना कराओगे इंश्योरेंस, अपने घर की कराओगे क्योंकि आपका उसमें पर्सनल इंटरेस्ट है। इट कैन नॉट बी फ्रीली ट्रांसफर्ड विदाउट द इंश्योरर्स कंसेंट। तो ये जो पॉलिसी है ये इंश्योरर के कंसेंट के बगैर ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। एग्जांपल के तौर पे मैंने अपनी फैक्ट्री की फायर इंश्योरेंस करवाई है और मैंने फैक्ट्री बेच दी, तो जब तक वो जो इंश्योरर है उसका जो कंसेंट नहीं होगा तब तक पॉलिसी किसी और के नाम पे चेंज नहीं हो पाएगी। ये भी बात इसमें इंपॉर्टेंट है। टाइम बाउंड कॉन्ट्रैक्ट। फायर इंश्योरेंस पॉलिसीज आर जनरली इशूड फॉर 1 ईयर, रिन्यूएबल। उसके बाद रिन्यू करानी पड़ती है, देर आफ्टर 1 साल के बाद रिन्यू करवानी पड़ती है, एक गिवन टाइम पीरियड के लिए होती है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज सब्जेक्ट टू डॉक्ट्राइन ऑफ या प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। दोनों पार्टीज के बीच में गुड फेथ होना चाहिए। ये नहीं कि मैंने इंश्योरेंस पॉलिसी ली और खुद ही अब आग लगा दी और डबल ट्रिपल बता दिया कि मेरा इतना नुकसान हुआ है। तो दोनों पार्टीज के बीच में गुड फेथ होना बहुत ज़रूरी है। बोथ
parties must disclose all material facts. सारे के सारे material fact बताएगी. For example, nature of property, property किस टाइप की है, फायर हैजार्ड्स लगाए हुए हैं कि नहीं लगाए हुए, नहीं लगाए हुए तो चांस ज़्यादा है कि आग लगे और उसमें फिर वो जो प्रीमियम है वो बढ़ जाता है. और अगर फायर हैजार्ड्स लगाए हुए हैं, अलार्म्स वगैरह लगाए हुए हैं जो फायर के लिए होते हैं, तो उसमें प्रीमियम कम हो जाएगा. या फिर प्रॉपर्टी किस टाइप की, आप केमिकल की फैक्ट्री में डील कर रहे हो जहाँ आग लगने का खतरा होता है, तो आपका प्रीमियम ज़्यादा होगा. और अगर आप ऐसी जगह पे काम कर रहे हो जहाँ पे आग का जो चांसेस है वो कम है, तो आपका प्रीमियम कम होगा. सिंपल वर्ड्स में वही है, ज़्यादा रिस्क है तो ज़्यादा प्रीमियम देना पड़ेगा. ठीक है. नेक्स्ट आ जाता है इसेंशियल्स ऑफ अ फायर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट. एक फायर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के क्या इसेंशियल एलिमेंट्स हैं. तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ इसमें, फॉर अ फायर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट टू बी वैलिड द फॉलोइंग इसेंशियल्स मस्ट बी प्रेजेंट. सबसे पहला, इंश्योरेबल इंटरेस्ट. अगर आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है, जैसे कि सारे इंश्योरेंस पॉलिसीज में होता है, इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है तो आपको पॉलिसी करानी नहीं चाहिए. ठीक है. तो पॉलिसी हो भी नहीं पाएगी. ये मेन एलिमेंट है. The insured must have a legal or financial interest in the property both at the time of taking policy and at the time of loss. तो जब आपका लॉस हुआ तब भी आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट उसमें था, और जब आप कॉन्ट्रैक्ट करवा रहे हैं, जब आप पॉलिसी ले रहे हैं, तब भी आपका जो इंटरेस्ट है वो उसमें होना ज़रूरी है. अब मैं अपने पड़ोसी का घर क्यों कराऊंगा इंश्योर्ड. ठीक है, अपना ही करवाऊंगा ना फायर इंश्योरेंस के लिए. तो सेकंड आ जाता है एटमोस्ट गुड फेथ. बोथ इंश्योरर एंड इंश्योर्ड मस्ट ट्रुथफुली डिस्क्लोज ऑल मटेरियल फैक्ट्स. दोनों जो पार्टीज हैं, इंश्योरर और इंश्योर्ड, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जो मटेरियल फैक्ट्स हैं, सारे पहले ही बता के चलेंगे. कंसीलमेंट और मिस रिप्रेजेंटेशन कैन रेंडर द पॉलिसी वॉइड. अगर कोई चीज़ आपने छुपाई या फिर उन्होंने छुपाई तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा. थर्ड आ जाता है कॉज ऑफ लॉस. द लॉस मस्ट बी प्रॉक्सीमेटली कॉज्ड बाय फायर. जो लॉस है वो फायर की वजह से होना चाहिए, और किसी वजह से होगा तो आपको पैसे थोड़ा ना मिलेंगे, क्योंकि फायर इंश्योरेंस है. फायर मस्ट बी एक्चुअल इग्निशन, नॉट जस्ट हीट और स्मोक. सिर्फ हीट और स्मोक नहीं होनी चाहिए, फायर इग्निशन दिखनी चाहिए, आग लगी हुई दिखनी चाहिए. समझ गए बात. नेक्स्ट आ जाता है रिस्क कवर्ड. द पॉलिसी मस्ट क्लियरली स्पेसिफाई द रिस्क कवर्ड सच एज फायर ड्यू टू एक्सप्लोजन, लाइटनिंग और राइट एंड द एक्सक्लूजन्स. तो मतलब पॉलिसी में स्पेसिफिकली लिखा होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें कवर्ड हैं, किस किस एक्सटेंट तक, और कौन कौन सी चीज़ें कवर्ड नहीं है. नेक्स्ट, प्रीमियम पेमेंट. द इंश्योर्ड मस्ट पे द एग्रीड प्रीमियम. विदाउट दिस द इंश्योरर हैज़ नो ऑब्लिगेशन टू कवर द लॉस. भाई पैसे तो देने पड़ेंगे ना इंश्योरेंस कंपनी को, प्रीमियम तो देना पड़ेगा. जब प्रीमियम ही नहीं देंगे तो किस काम की पॉलिसी, मतलब वो तो फिर पॉलिसी नहीं ना हुई. नेक्स्ट आ जाता है टाइप्स ऑफ फायर इंश्योरेंस पॉलिसीज. फायर इंश्योरेंस पॉलिसीज वेरी डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ रिस्क एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द इंश्योर्ड. तो सबसे पहला आ जाता है वैल्यूड पॉलिसी. इसमें क्या है, द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इज एग्रीड अपॉन एट द टाइम ऑफ पॉलिसी इंसेप्शन. जब भी पॉलिसी बन रही होती है, वैल्यू पहले से डिसाइड कर ली जाती है कि इस पर्टिकुलर जगह पे इतनी वैल्यू का सामान पड़ा है. इन केस ऑफ गला बैठ गया बोल बोल के. इन केस ऑफ लॉस दिस एग्रीड वैल्यू इज पेड. क्या आपने पहले से कह दिया कि मेरी फैक्ट्री है या मेरा घर है, इसकी वैल्यू 5 करोड़ की है, तो प्रीमियम उसी हिसाब से डिसाइड होगा. तो अगर कुछ हो जाता है आग लगने से, तो आपको उतना पैसा मिल जाता है. नेक्स्ट आ जाता है स्पेसिफिक पॉलिसी. द इंश्योरर्स लायबिलिटी इज लिमिटेड टू अ फिक्स्ड अमाउंट रिगार्डलेस टू द टोटल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी. वो ये नहीं देखेगा कि टोटल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी कितनी है, वो फिक्स्ड या स्पेसिफिक पॉलिसी में पहले से डिसाइड कर लेगा. यहाँ पे भी वैल्यूड मतलब वैल्यू पहले से डिसाइड कर ली थी. यहाँ पे स्पेसिफिक पॉलिसी में डिफरेंस ये है कि क्या पता आपकी 10 करोड़ की प्रॉपर्टी हो, मगर आपने पॉलिसी सिर्फ 5 करोड़ की ली हुई है. समझ की बात. तो स्पेसिफाइड अमाउंट पहले से डिसाइड कर लिया जाएगा और वही अमाउंट दिया जाएगा, चाहे आपका लॉस ज़्यादा हो चाहे कम हो, उससे कंपनी को कोई लेना देना नहीं. थर्ड आ जाता है कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी. इट कवर्स नॉट ओनली द फायर बट ऑल्सो एलाइड पेरिल्स, लाइक फायर के टाइम पे थेफ्ट भी हो गया और एक्सप्लोजन भी हो गया या फ्लड्स भी आ गए. तो ये कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी है जिसमें और भी काफ़ी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं. नेक्स्ट आ जाता है फ्लोटिंग पॉलिसी. इट कवर्स गुड्स लाइंग एट डिफरेंट लोकेशंस अंडर वन सम इंश्योर्ड ऑफ्टन यूज्ड बाय बिजनेसेस. तो जो बिजनेसमैन है उनकी 10 जगह पे फैक्ट्रियाँ खुली हुई हैं, तो उन्होंने एक ही पॉलिसी ले ली 10 जगह की इकट्ठे ही, ताकि अगर एक जगह पे नुकसान हो गया या दूसरी तीसरी जगह पे हो गया तो सारा वो एक ही पॉलिसी के अंडर कवर हो जाए. नेक्स्ट आ जाता है रीइंस्टेटमेंट पॉलिसी. Instead of paying the depreciated value, the insurer bears the cost of replacing
द प्रॉपर्टी विद द न्यू आइटम्स। तो जो भी जल गई हुई हैं चीज़ें या कुछ हो गई हुई हैं पार्शली, वो पूरी की पूरी रिप्लेस कर दी जाती हैं। जो इंश्योरर है वो सारा का सारा कॉस्ट बियर करता है, जो भी प्रॉपर्टी में लॉस हुआ है उसकी जगह वो नई आइटम्स देता है। समझ गए बात? उसको रीइंस्टेटमेंट पॉलिसी कहते हैं कि वो रीइंस्टेट करेगा, जो नुकसान हुआ है उसको फिर से वैसे का वैसे ही कर देगा। जैसे मशीन्स वगैरह जल गई तो उन्हीं मशीन्स के लिए दोबारा पैसे दे देना ताकि वो दोबारा से इंस्टॉल हो जाएँ। नेक्स्ट आ जाता है एवरेज पॉलिसी। इट अप्लाइज द एवरेज क्लॉज। इसमें एवरेज क्लॉज आ जाता है वेयर बाय पार्शियल क्लेम्स आर प्रोपोर्शनेटली रिड्यूस्ड इफ अंडर इंश्योरेंस एग्जिस्ट। तो सिंपल वर्ड्स में इसमें क्या आ जाता है कि एवरेज क्लॉज आ जाता है पॉलिसी के अंदर, जिसमें कि जो पार्शियल क्लेम्स हैं वही प्रोपोर्शनेटली रिड्यूस कर दिए जाते हैं ताकि जो अंडर इंश्योरेंस है वो एग्जिस्ट करे। तो सिंपल वर्ड्स में कि ये इंश्योरेंस लगातार चलती रहे। आपने एक बार फायर इंश्योरेंस ले लिया तो दोबारा आपको अगर लेना है तो या तो टॉप अप करवाना पड़ेगा, या फिर आपका जो मेन इंश्योरेंस है वो जो गिवन टाइम पीरियड है आपने 1 साल के लिए ली है वो चलती रहेगी, मगर टर्म्स एंड कंडीशंस थोड़ी सी हार्श हो जाएंगी। आपको वो चीज़ें दोबारा से नहीं मिलेंगी, ताकि आप ये ना हो 1 साल में 2-2 बार आग लगा के अपना कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है पैरल्स कवर्ड एंड एक्सक्लूडेड। इसमें सबसे पहला कवर्ड पैरल्स मे वेरी बाय पॉलिसी, पॉलिसियाँ अलग अलग भी हो सकती हैं। तो फायर ड्यू टू एक्सीडेंटल कॉज इसमें इंक्लूडेड है, लाइटनिंग की वजह से फायर हो जाए, या एक्सप्लोजन हो जाए डोमेस्टिक उसकी वजह से फायर हो जाए, या फिर इम्पैक्ट डैमेज हो जाए किसी भी तरीके से, या फिर राइट स्ट्राइक्स एंड मेलिशियस एक्ट ऑफ एम्प्लॉयज़ उसकी वजह से फायर लग गई। तो अब एक्सक्लूडेड पैरल्स कौन से हैं? सबसे पहला वॉर एंड न्यूक्लियर रिस्क, ये ज़्यादातर पॉलिसी में नहीं होता। फायर ड्यू टू अर्थक्वेक, अर्थक्वेक की वजह से फायर हो जाए, अगर कहा हुआ है पॉलिसी में, अगर डिक्लेयर्ड है तो ठीक है, अगर अनडिक्लेयर्ड है ज़्यादातर डिक्लेयर नहीं होती। स्पॉन्टेनियस कंबशन इसमें भी नहीं होता। और फायर अराइजिंग फ्रॉम डेलिब्रेट एक्ट्स ऑफ द इंश्योर्ड, डेलिबरेटली खुद आग लगाना है तो भी आपको पैसे नहीं मिलेंगे। ठीक है, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी अंडरगोइंग हीट प्रोसेस, हीटिंग प्रोसेस की वजह से आपका धमाका हो गया या फिर आग लगी, वो भी इंक्लूडेड नहीं होता। नेक्स्ट आ जाता है प्रोसीजर फॉर क्लेम। क्लेम लेने का क्या प्रोसीजर है? व्हेन अ फायर अकर्स द इंश्योर्ड मस्ट फॉलो सर्टेन स्टेप्स। सबसे पहला इमीडिएट नोटिस, इन्फॉर्म द इंश्योरर प्रॉम्प्टली अबाउट द लॉस। तो जो इंश्योरर है, जो इंश्योरेंस कंपनी है, उसको जाके बताना पड़ेगा, नोटिस देना पड़ेगा कि भाई हमारे ऐसे ऐसे नुकसान हो गया। नेक्स्ट मिटिगेशन ऑफ लॉस, टेक ऑल रीजनेबल स्टेप्स टू मिनिमाइज द डैमेज। आग लगी हुई है, आप फायर वालों को कॉल करो या आग बुझाने की कोशिश करो, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपने खुद आग लगाई है। ठीक है। सबमिशन ऑफ क्लेम फॉर्म, प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ द इंसिडेंट कॉज एंड एस्टिमेटेड लॉस। तो एक क्लेम फॉर्म होगा, उसमें आप सारा कुछ लिखिए कि भाई मेरा इतना नुकसान हो गया, ऐसे ऐसे इंसिडेंट हुआ था। नेक्स्ट सर्वेयर्स इंस्पेक्शन, जो इंश्योरेंस कंपनी है वो अपना सर्वेयर भेजेगी और इंस्पेक्शन करवाएगी कि भाई एक्चुअल लॉस हुआ भी है कि नहीं। द इंश्योरर अपॉइंट्स अ लाइसेंस्ड सर्वेयर टू असेस द एक्सटेंट ऑफ डैमेज, तो वो बताएगा एक्चुअल में डैमेज कितना हुआ है। प्रूफ ऑफ लॉस, the insured must submit documents like invoices, inventories and photographs कि भाई इतना इतना सामान हमारा पड़ा था। ठीक है, प्रूफ देगा कि लॉस एक्चुअल में हुआ है। नेक्स्ट सेटलमेंट ऑफ क्लेम, आफ्टर वेरिफिकेशन द इंश्योरर सेटल्स द क्लेम अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ द पॉलिसी। जो भी पॉलिसी की टर्म्स है उनके हिसाब से जो है क्लेम सेटल कर दिया जाएगा और उसे कंपनसेट कर दिया जाएगा। अब आ जाता है राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टीज। सबसे पहले ड्यूटीज ऑफ इंश्योर्ड, जो इंश्योर्ड है उसकी क्या ड्यूटीज हैं? डिस्क्लोज ऑल मटेरियल फैक्ट्स एट इंसेप्शन, जो भी सारे मटेरियल फैक्ट्स हैं रिलेटेड टू कंसर्न्ड सब्जेक्ट मैटर उसको बताने पड़ेंगे। ये ना हो कि काम करता है केमिकल का और बता दिया मैं किसी और का काम करता हूँ और बाद में केमिकल में आग लग गई तो पैसे नहीं मिल रहे। सारे जो फैक्ट्स हैं वो डिस्क्लोज करने पड़ेंगे। प्रीमियम देना पड़ेगा ऑन टाइम। फॉलो सेफ्टी मेजर्स टू प्रिवेंट फायर, फायर को प्रिवेंट करने के लिए सेफ्टी मेजर्स जितने भी हैं वो अपनाने पड़ेंगे। ठीक है, फायर अलार्म आता है या फिर फायर एक्सटिंग्विशर आते हैं, वो लगाने पड़ेंगे। इन्फॉर्म द इंश्योरर ऑफ एनी चेंजेस इन द प्रॉपर्टी यूज़, अगर आप प्रॉपर्टी का यूज़ चेंज कर रहे हो, जैसे घर के लिए आपने फायर इंश्योरेंस ले ली, अब उसी घर में आपने काम करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो वो तो कमर्शियल काम हो गया, तो आपने जो इंश्योरर है उसको इन्फॉर्म करना है। अगर आपने इन्फॉर्म नहीं किया तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे। राइट्स ऑफ द इंश्योर्ड, इंश्योर्ड के क्या राइट्स हैं? रिसीव कंपनसेशन, बेसिकली कंपनसेशन ये तो ड्यूटीज़ होगी। अब राइट्स, तो सबसे पहले जो भी उसको कंपनसेशन है, नुकसान है, उसकी भरपाई होनी चाहिए। कैंसिल द पॉलिसी विद रिफंड ऑफ द अनएक्सपायर्ड प्रीमियम इफ एप्लीकेबल, अगर
आप चाहें तो अपनी पॉलिसी को कैंसिल कर सकते हैं, आप चाहें तो आप कह सकते हैं मैं सैटिस्फाइड नहीं हूँ, मैंने ये पॉलिसी कैंसिल करनी है, कोई नई पॉलिसी ले लें। बी इन्फॉर्म्ड ऑफ पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशंस, जो भी पॉलिसी की टर्म्स एंड कंडीशंस है और जो चेंजेस वगैरह आते हैं उसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन होनी ज़रूरी है, ठीक है। आपका राइट है कि आपको पॉलिसी के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। अब राइट्स ऑफ द इंश्योरर, जो इंश्योरेंस कंपनी है उनका क्या राइट्स है? इंस्पेक्ट द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी की इंस्पेक्शन कर सकते हैं वो। रिजेक्ट फ्रॉडुलेंट क्लेम्स, अगर उनको लग रहा है फ्रॉड हुआ है तो वो पैसा देना आपको, जो क्लेम आपको देना है उसको बंद कर सकते हैं, ठीक है, रिजेक्ट कर सकते हैं आपके क्लेम को। सब्रोगेट, दैट इज रिकवर फ्रॉम थर्ड पार्टीज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस, अगर आग किसी थर्ड पार्टी की वजह से है तो आपको कंपनसेट करने के बाद वो थर्ड पार्टी के ऊपर केस ठोक सकते हैं या लीगल सूट डाल सकते हैं कि भाई थर्ड पार्टी की वजह से हुआ है, और उसको उसको कोर्ट में ये मतलब दोषी करार दे के उसको गिल्टी करवा के उससे पैसे ले सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है टर्मिनेशन ऑफ फायर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, कि ये कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कब होगा। अ फायर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में टर्मिनेट बाय एक्सपायरी ऑफ द पॉलिसी पीरियड, जैसे 1 साल के लिए लिया और वो खत्म हो गया टाइम पीरियड। म्यूचुअल एग्रीमेंट बिटवीन इंश्योरर एंड इंश्योर्ड, इंश्योरर और इंश्योर्ड पर्सन और इंश्योरर मतलब इंश्योरेंस कंपनी म्यूचुअली एग्री करें कि भैया पॉलिसी को खत्म करते हैं तो खत्म हो जाएगी। कैंसिलेशन ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ प्रीमियम, अगर प्रीमियम ही नहीं भरा, पैसे नहीं भरे, तब भी खत्म हो जाएगी। एंड ब्रीच ऑफ पॉलिसी कंडीशंस, पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशंस को अगर नहीं माना इंश्योरर ने या फिर इंश्योर्ड ने, बेसिकली इंश्योर्ड ने नहीं माना तो खत्म हो जाएगी, क्योंकि इंश्योरर तो ऐसा कभी करता नहीं है। तो ब्रीच ऑफ पॉलिसी कंडीशंस के भाई आपने घर की इंश्योरेंस कराई थी, बाद में घर के अंदर ये छोटी सी फैक्ट्री लगा ली है, तो वो भी ब्रीच ऑफ पॉलिसी कंडीशंस हो जाएंगी। नेक्स्ट आ जाता है इंपॉर्टेंस क्या है फायर इंश्योरेंस की। तो सबसे पहला प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, इट सेफ गार्ड्स द बिजनेसेस एंड हाउस ओनर्स, ये बिजनेसेस एंड हाउस ओनर्स को सेफ गार्ड करते हैं। बिजनेस की कंटिन्यूटी में हेल्प करते हैं, ताकि बिजनेसमैन को लॉस होगा तो वो बंद करके ना बैठ जाए अपनी फैक्ट्री या काम। इट हेल्प्स कंपनीज टू रिकवर क्विकली आफ्टर अ फायर। थर्ड पॉइंट आ जाता है पीस ऑफ माइंड, इट रिड्यूसेस एंग्जाइटी अबाउट द पोटेंशियल फायर लॉस, आपको हर वक्त टेंशन रहेगी कि भाई आग ना लग जाए, आग ना लग जाए, आग ना लग जाए। इंश्योरेंस लिए हुए तो कोई टेंशन नहीं है। नेक्स्ट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इट प्रिवेंट्स सिवियर इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन आफ्टर फायर इंसिडेंट्स, आपने कई पिक्चरें देखी होंगी, उनकी फैक्ट्रियों में आग लग जाती है, वो रोड पे आ जाते हैं, इस टाइप के जो फाइनेंशियल जो डिस्ट्रप्शंस है उनसे बचाता है। तो अब कंक्लूड करते हैं इस टॉपिक को। फायर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स आर इसेंशियल रिस्क मैनेजमेंट टूल्स फॉर इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस, तो रिस्क को मैनेज करने का एक टूल है जिसमें कि हम जो भी हमारा नुकसान है उसकी हम भरपाई कर सकते हैं। They operate on principles of indemnity, utmost good faith, and insurable interest, offering financial protection against one of the most destructive hazards, that is fire. तो फायर से बचाने के लिए ये सारा का सारा जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ये इंडेमनिटी के ऊपर बेस्ड है, अटमोस्ट गुड फेथ के ऊपर बेस्ड है और इंश्योरेबल इंटरेस्ट के ऊपर बेस्ड है, जो कि हमें प्रोटेक्ट करता है। A well structured policy not only compensates for the loss but also ensures stability and continuity in the face of unexpected disaster. एक अच्छी पॉलिसी हमें सिर्फ कंपनसेशन ही नहीं देती बल्कि हमारे बिजनेस को स्टेबलाइज करती है, पूरी इकोनॉमी को स्टेबलाइज करती है, क्योंकि एक बिजनेस के साथ कई जॉब्स रिलेटेड होती हैं, ठीक है। तो ओवरऑल हमारे देश के भले के लिए, हमारे कंट्री के और इकोनॉमी के भले के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।